गुड मॉर्निंग। आज मैं CSC क्लास 9 तो क्लास 10 दोनों के लिए कंबाइंड ब्लू जावा के क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। 9th और 10th कंबाइंड में इसलिए कर रहा हूँ कि शुरू के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसके बिहेवियर और जो फीचर्स होते हैं वो 9th में भी आपको पढ़ना होता है और 10th में भी पढ़ना होता है। तो उन चीज़ों को मैं एक बार साथ में डिस्कस कर ले रहा हूँ और उसके बाद जब प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा ब्लू जावा के, तो शुरू के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो मैथमेटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, वो 9th 10th दोनों को पढ़ना है। जैसे सपोज करो कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, वो 9th में भी पूछा जा सकता है और 10th में भी पूछा जा सकता है। तो उन बेसिक चीज़ों को मैं एक बार सबको साथ में पढ़ाऊंगा, तो 9th वालों के लिए तो फर्स्ट टाइम होगा, 10th वालों के लिए वो रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्लास को मैं बाइफरकेट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। 9th का अलग होगा और 10th का अलग होगा, क्योंकि 10th में फिर स्ट्रिंग और बाकी चीज़ें, एप्लेट और बाकी चीज़ें पढ़नी होंगी। यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी। तो फिलहाल अभी जो कुछ मैं शुरू कर रहा हूँ वो कंबाइंड शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज जावा, तो जावा को आप क्या बताते हो? इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी आपसे पूछा जाता है कि जावा क्या है, एग्जैक्टली अभी मैं ब्लू जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जावा की बात कर रहा हूँ। ब्लू जे क्या चीज़ है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अभी मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? जावा की। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज जावा, तो जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो आप कहते ही कहते हो, लेकिन इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि फिर आपके सामने आ जाता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज है, तो इसका मतलब उसके पहले भी कोई चीज होती होगी, और उसके पहले जो चीज होती थी वो क्या थी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दो चीज हो गया। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जैसे सी है, पास्कल है, बेसिक है, सब प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर होते हैं उनका मेजर एम्फेसिस जो होता है वो इस पे होता है कि हाउ टू राइट कोड टू अचीव आवर टास्क। अपने काम को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाए। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर का मेजर एम्फेसिस जो होता है वो होता है हाउ टू डिजाइन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे डिजाइन किया जाए उस पर इसका एम्फेसिस होता है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ये ऐसी मेथोडोलॉजी है दैट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट रादर देन स्टेटमेंट। मतलब ये हमेशा किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, ये स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करता है। और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है? दीज आर रन टाइम एंटिटीज। रन टाइम एंटिटीज का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्या है कि ये रन टाइम एंटिटीज है। मतलब जैसे आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, और जैसे मैंने कहा कि प्रोसीजरल में हम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो और फिर कहा गया कि ऑब्जेक्ट क्या है? रन टाइम एंटिटी है। तो रन टाइम एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि आप बैंकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। तो जब बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो जो मेजर एंटिटीज बैंक में है, एक है कस्टमर और एक है एम्प्लॉय, बैंक का एम्प्लॉय। ये दो मेजर एंटिटीज बैंक में इन्वॉल्व होंगी, जिनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, जिनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द एक्टिविटी ऑफ बैंक। अब जैसे यहाँ पे कस्टमर का, कस्टमर क्या है? हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो हम आप जब बैंक में जाते हैं तो हमको क्या कहा जाता है? कस्टमर कहा जाता है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट कहा जाता है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? पेशेंट कहा जाता है। ठीक है, आप जब जेल में जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? कैदी कहा जाता है, प्रिजनर कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आप ही हो और आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। आपका नाम हर जगह नाम ही होगा, आपका पता हर जगह वही होगा, आपका आधार नंबर हर जगह वही होगा। लेकिन अगर आप स्कूल में हो तो आपको एक नया नंबर अलॉट हो जाएगा, दैट इज रोल नंबर। अगर आप बैंक में हो तो आपको एक नया नंबर अलॉट हो जाएगा, दैट इज अकाउंट नंबर। अगर आप से हॉस्पिटल में हो तो आपको पेशेंट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पर्सन, उसके कुछ बिहेवियर तो कॉमन है और कुछ एडिशनल बिहेवियर हैं जो ऐड हो रहे हैं, और उससे उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जा रही है। तो जिस बिजनेस डोमेन की हम बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस डोमेन में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी एंटिटीज
इन्वॉल्व होंगी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा एंड बिहेवियर। मतलब आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब डेटा है और बिहेवियर का मतलब मेथड। जैसे रोल नंबर या अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, बैंक में आप जाते हो तो ये सब क्या है, डेटा है जो एक कस्टमर को डिफाइन करता है। और कुछ प्रोसेस होंगे जैसे डिपॉजिट, इंक्वायरी, विड्रॉल। आप बैंक में जाते हो तो किस लिए जाते हो, पैसे जमा करने जाते हो, पैसे निकालने जाते हो, आप केवल इंक्वायरी करने जाते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको पैसे निकालने नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रोसेस है। तो इन सब के लिए प्रोग्राम लिखना, कोड लिखना पड़ेगा। तो ये कोड जो है इनको हम बिहेवियर कहते हैं, और डेटा जो आपको डिफाइन करता है। और इन सब को जब एक साथ क्लब कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप क्या बताओगे कि जो बेसिक एंटिटी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट के अराउंड ही घूमता है, उसी पे बेस्ड रहता है। आपको उसी से रिलेटेड सारी चीजें करनी है। और एक बार जब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है, इट मीन्स आपका मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है वो एम्फेसिस ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। जो पहले भी मैंने बताया कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम प्रोसीजर या स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, जबकि यहां पे हम किस पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, डेटा पे फोकस करते हैं। प्रोग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी प्रोग्राम डिजाइन करेंगे बार बार ऑब्जेक्ट की बात होगी कि हमने ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लिया। फंक्शंस एंड डेटा आर क्लब टुगेदर। जब हम ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, आप आगे पढ़ोगे, जैसे हमने लिखा से क्लास स्टूडेंट, यहां पे उसके प्रॉपर्टी डिफाइन किया से इंटीजर, रोल नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग, नेम, उसके बाद से वॉइड, एडमिशन, ये मेथड है। इस तरह से कुछ मेथड डिफाइन करेंगे तो ये एक कंप्लीट क्लास होगा जो स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसमें इसको टैग नेम कहते हैं, जो क्लास नेम हो गया जिस नाम से आप क्लास बनाना चाहते हो। यहाँ पे वो सारे मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं, डेटा मेंबर्स जो इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे सारे मेथड डिफाइन करते हैं जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, जो जो एक्टिविटी वो कर सकता है उससे रिलेटेड हम मेथड डिफाइन करते हैं। तो डेटा और ये मेथड दोनों को एक साथ क्लब कर दिया जाता है, यही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट डिजाइन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम क्लास डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप चीजों को समझ में आएगा। तो अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं कि फंक्शन और डेटा आर टाइड टुगेदर। डेटा इज हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये अभी आप आगे ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ और क्लियर होगी। तो यहाँ क्या कहा जाए कि डेटा इज हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल। और ये बहुत जरूरी है कि जो डेटा है वो डेटा क्या होना चाहिए, हिडन होना चाहिए एक्सटर्नल वर्ल्ड से। और कैसे हम हाइड करते हैं, तो क्लास डिजाइन करने का जो हमारा तरीका होता है उससे इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। एक्सेस राइट आप पढ़ोगे, जावा में प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट 4 तरह के एक्सेस राइट होते हैं। जिन मेंबर्स को हम लोग प्राइवेट डिफाइन कर देते हैं उन मेंबर को आउटसाइड क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये बहुत डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, 10th में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो अभी क्या कहा जाए कि डेटा को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से हाइड कर लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे अभी हमने कहा ना कि बैंकिंग या स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन के लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो 2 मेजर एंटिटी होंगी, एक स्टूडेंट होगा, दूसरा फैकल्टी होगा, टीचर होगा, तो या एम्प्लॉय होगा। तो फैकल्टी और एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके लिए क्या होता है, मैसेज पासिंग का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होता है, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और जब मेंटेनेंस की बात होती है, जब हम प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस का मतलब कोई रनिंग प्रोग्राम या प्रोग्राम आपने कहीं पे किसी को दिया है, बेचा है या किसी भी तरह से दिया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप जाते हो, उस प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। और मेंटेनेंस में अक्सर अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं बना हुआ है तो अक्सर होता है कि जो आपका टेक्नीशियन, मैकेनिक, प्रोग्रामर, इंजीनियर जो भी जा रहा है
वो जाता है, वो मेंटेनेंस का काम करता है और उसका मेजर कंसर्न इस पे रहता है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कस्टमर की उस प्रॉब्लम को दूर करके तो चला आता है, लेकिन साथ में कुछ नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है जिसको वो छोड़ के चला आता है। वो फिर बाद में कस्टमर फोन करता है। लेकिन जब हम मॉड्यूल वाइज सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और फंक्शन के फॉर्म में डेवलप करते हैं, तब कस्टमर ये बताता है कि हमारे पर्टिकुलर फंक्शन में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, और जो मेंटेनेंस वाला होगा वो जाएगा तो उस मॉड्यूल को दूर करने की कोशिश करेगा, और वो मॉड्यूल केवल ठीक करेगा और चलाएगा, उसका असर किसी दूसरे चीज पे नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप जो प्रोग्राम मेंटेनेंस का काम होता है वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा माना जाता है, उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसके चलते उसको अच्छा माना जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स है जिनको आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसर्निंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। मतलब कि जब, जैसे सपोज करो कि 8th में भी आप लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, 10th वाले तो 9th में भी पढ़ोगे। जब आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करते हो, से math.sqrt, और से आप एक वैल्यू 4 पास करते हो, आपको रिजल्ट 2 मिलता है, तो यहां पे आप केवल कंसर्न किससे हो कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, whenever you want to calculate the square root of any number, you have to call that function। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है इससे आप कंसर्न नहीं हो, इसके बैकग्राउंड डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। केवल आपको वही चीजें पास ऑन की जाएगी जो आपके लिए इसेंशियल है। और आपको क्या पास ऑन की जाएगी कि जब भी आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कॉल स्क्वायर रूट फंक्शन। और math.sqrt लिखने का मतलब क्या है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे। मैथ क्लास के अंदर sqrt फंक्शन स्टैटिक डिफाइन होगा, और जब कोई स्टैटिक मेंबर को कॉल करना होता है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए कॉल करते हो, और उस केस में क्लास नेम डॉट मेंबर नेम लिखा जाता है। 10th वाले ये समझ रहे होंगे या आगे समझेंगे, 9th वालों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा स्टैटिक क्या होता है। फिलहाल अभी आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल ये समझना है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करना है, यू हैव टू राइट math.sqrt एंड इन पैरेंथेसिस नंबर फॉर विच यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। ठीक है, केवल आपको इतना बताया जाएगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि जो डेटा टाइप इसमें पास किया जाता है वो डबल होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको डबल मिलेगा। तो आप इस तरह से लगा दोगे, 4 भी लिखोगे तब भी रिजल्ट मिल जाता है। तो आप ये केवल लिख देते हो। अब ये फंक्शन कैसे आपके लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है, इससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। इसी चीज को हम लोग डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट अलाउ डेटा एंड इट्स फंक्शन टू बी यूज्ड एज पब्लिक इंटरफेस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। मतलब किसी भी डेटा या मेथड को पब्लिक इंटरफेस की तरह यूज करने से अगर रोक रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग कहते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग एक तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीजें हैं। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लास डिजाइन करते हैं, अभी हमने बताया जो आइडियल क्लास डिजाइन करने का तरीका होता है, उसमें जितने डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइवेट बना देते हैं और मेथड्स को पब्लिक बना देते हैं। पब्लिक और प्राइवेट आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी केवल आप इतना समझ लो ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। और प्राइवेट का मतलब होता है कोई भी मेंबर अगर प्राइवेट डिफाइन है, इट मीन्स आउटसाइड क्लास इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास का ही कोई दूसरा मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है। जबकि अगर कोई मेंबर पब्लिक डिफाइंड है, इट मींस क्लास का मेंबर, आउटसाइड क्लास मेंबर दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइडियल क्लास डिजाइन करने का जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको हम प्राइवेट बना देते हैं और जो मेथड्स होते हैं उनको हम पब्लिक बना देते हैं। अब इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने का केवल एक तरीका है, वो तरीका ये है कि उसी क्लास के जो मेथड्स हैं पब्लिक, उनके थ्रू आप इनको यूज कर सकते हो। अब इस तरह से क्लास डिजाइन करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कि आप एक कैप्सूल खाते हो, ठीक है, उसमें कुछ चीजें होती हैं, तो आपको एक
जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं इस मेडिसिन के, उसको रैपअप कर दिया जाता है कैप्सुलेशन से, और आप इंटरनल चीजें आपको नहीं मालूम होती कि क्या मिलता है, आपको एज ए होल ये कैप्सूल ही मिलता है। ठीक इसी तरह से जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके इंटरनल डिटेल्स हम नहीं जानते हैं, हमको एज ए होल ऑब्जेक्ट ही यूज करने को मिलता है जिसपे डेटा और मेंबर होते हैं, और हमको मालूम होता है कि हम मेथड को, इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये होगा। डायरेक्टली हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं अगर उनको पब्लिक डिफाइन किया गया रहता तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा मेंबर्स को हम पब्लिक नहीं डिफाइन करते हैं जिससे उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस न कर सके। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है उसका वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस से ही जो प्रॉपर्टी मिलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रीयूजेबिलिटी की प्रॉपर्टी मिलती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार कोई कोड आपने डेवलप किया हुआ है तो उसको बार बार यूज कर सको। जब भी हम कोई डेवलप कोड को रीयूज करते हैं तो उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो डेवलप करने का टाइम बचता है क्योंकि पहले से डेवलप किया हुआ कोड मिला है तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कि प्री डेवलप्ड कोड की इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होती, वो टेस्टेड होता है, पहले से लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी और आपको उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होगी। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और हर कंट्री ये कह रही है कि वैक्सीन हमने बना लिया है या वैक्सीन हम बना रहे हैं, इंडिया भी कह रही है कि हम वैक्सीन लगभग बना लिए हैं, लेकिन कोई कॉमर्शियली उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहा है। और अगर कोई लॉन्च कर भी दे तो तुरंत आप उसको यूज करने से डरोगे। तो यहाँ पे कौन सी चीज पिक्चर में आ रही है? टेस्टिंग आ रही है कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी, और एक बार जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि नहीं ये कई लोगों पे टेस्ट कर चुका गया है और इसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, फिर आप उस इंजेक्शन को, उस वैक्सीन को लेने में नहीं डरोगे। तो ठीक इसी तरह से कोड में भी अगर उस कोड को पहले से लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही होती तो अभी तक आइडेंटिफाई हो गया रहता। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो टेस्टेड है, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। तो रीयूजेबिलिटी का ये फायदा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है कि जैसे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हो वो किस फॉर्म में यूज करते हो? क्लास के फॉर्म में यूज करते हो। हर चीज आपको क्लास के फॉर्म में मिलती है। तो अब यहां पे क्या होता है कि एक कोई क्लास आपने डिजाइन किया हुआ है और आप एक नए प्रोग्रामर हो, कुछ वर्क कर रहे हो, उसमें आपको मालूम है कि जो क्लास आपका है या जो वर्क है वो लगभग इससे मिलता जुलता है, तो आप चाहो तो इस क्लास के फीचर्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। और यूज करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस को अगर डिफाइन करना हो, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास बाय ए न्यू क्लास। कोई पहले से बने हुए क्लास के प्रॉपर्टीज को एक नया क्लास अगर यूज करना चाहता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। और जब हम इनहेरिट करते हैं, सपोज करो ये कोई पहले से बना हुआ क्लास है, इसको इनहेरिट करके एक नया क्लास बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बेस क्लास और इसको हम लोग कहते हैं सब क्लास, या इसको कहते हैं पेरेंट क्लास, इसको कहते हैं चाइल्ड क्लास, या इसको कहते हैं सुपर क्लास और इसको कहते हैं सब डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो अलग अलग टर्म यूज करते हैं, पेरेंट, चाइल्ड, बेस, सब या सुपर, डिराइव, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस इस तरह से यूज किया जाता है। ये सब टर्म केवल अभी आपको जो चैप्टर आपका ये बिल्कुल बिगिनिंग है तो इसमें केवल डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, और इनहेरिटेंस और ये सब कंसेप्ट तो 9th में पढ़ना ही नहीं, ये सब 10th के पार्ट हैं, लेकिन डेफिनेशंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए डेफिनेशंस आपको मालूम होना चाहिए। और बेटर है डेफिनेशंस का मतलब अगर समझ में भी आया हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधे आप रट लेते हो उससे कोई फायदा नहीं होता है, फिर वो मिक्सअप हो जाता है। कई बार इस चीज़ एक पूछा गया कुछ और, उसके जगह कुछ और लिख के आ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप डेफिनेशंस को समझते नहीं हो। तो डेफिनेशन समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन मेनी फॉर्म दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम। डेफिनेशन से आपको कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिखने के लिए उसमें फंक्शन या मेथड का कंसेप्ट लिया जाता है। फंक्शन हम डेवलप करते हैं, वंस एक फंक्शन हमने डेवलप कर लिया, उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जितनी बार यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में भी होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई फंक्शन अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उस नाम से कोई दूसरा फंक्शन नहीं डेवलप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने आपको ये फीचर दिया कि आप एक नाम से एक प्रोग्राम के अंदर, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन डेवलप कर सकते हो। जैसे आपने कोई क्लास बनाया,
से स्टूडेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन सब आगे पढ़ोगे। आपने एडमिट नाम से एक फंक्शन बनाया, ये कुछ कोड लिख दिया, फिर आपने एडमिट नाम से एक फंक्शन बनाया और कुछ कोड लिख दिया। सपोज करो दो ही, आपने एक ही नाम से दो फंक्शन बनाया। अब सपोज करो कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया और उसके साथ एडमिट कॉल करना। ये तो कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ये फैसिलिटी देता है कि एक नाम से एक से ज्यादा फंक्शन आप डेवलप कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसके साथ एडमिट फंक्शन कॉल करोगे तो कंपाइलर को डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी वेदर टू कॉल दिस फंक्शन और दिस फंक्शन। तो इस चीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फीचर आपको देता है एक नाम से एक से ज्यादा फंक्शन डेवलप करने का, वो तो ठीक है, लेकिन ये फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होंगे या डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने लिख दिया से इंट ए और यहाँ पे लिख दिया इंट ए कॉमा इंट बी। अब क्या हो गया, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। तो अगर हम से एक वैल्यू के साथ कॉल किए और दो वैल्यू के साथ कॉल किए तो अब क्या होगा, जब एक वैल्यू के साथ कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जब दो वैल्यू के साथ कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। या हम एक ही वैल्यू यहां पे भी रखते हैं लेकिन इसका डेटा टाइप क्या लिख देते हैं, स्ट्रिंग ए। तो अब क्या होता है, यहां पे आपको से ABC स्ट्रिंग के साथ कॉल करते हैं। तो अब क्या हो गया कि एक क्लास के अंदर एक ही नाम से हम लोग फंक्शन तो रख सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट है या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग होगा या डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलग होगा। और जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा द फंक्शन विल ट्राई मैच फॉर सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड सेम डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट, और जिससे वो मैच करेगा वही वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। अब यहां पे एक ही मेथड एक नाम से नहीं, एक ही नाम से कई बार लिखा गया है, तो इसका मतलब इस मेथड से आप ज्यादा काम ले रहे हो। और जब आप किसी से ज्यादा काम लेते हो तो बोलचाल की भाषा में कहता है कि मैं बहुत ओवरलोडेड हूं, मेरे पास बहुत काम है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे मेथड ओवरलोडेड है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। एंड दिस इज द वे टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का यही तरीका है। अब क्या है कि एडमिट ही फंक्शन कॉल कर रहे हो, एडमिट फंक्शन कभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, एडमिट फंक्शन ही कभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर कुछ और लिखा है, इसके अंदर कुछ और लिखा है। इसका मतलब एडमिट फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग दिखाई दे रहा है। और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब एक से ज्यादा होता है और मॉर्फिज्म का मतलब रूप प्रदर्शित करना। तो इसका मतलब अलग अलग रूप प्रदर्शित कर रहा है, अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि क्लास हम क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो एक टर्म आता है इंस्टांस। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन क्लास कंटेन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ डिफाइंड क्लास, सो ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो टर्म्ड एज इंस्टांस ऑफ द क्लास। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे फिर से मैं लिख रहा हूं क्लास से स्टूडेंट, ये पूरा कंप्लीट क्लास है। अब इस क्लास के फीचर्स को यूज करना है तो इसका दो तरीका है। एक तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और वो हमारा पार्ट भी नहीं है। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं और जितने मेथड्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब इस क्लास की सर्विसेज को हमें यूज करना है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है क्लास की सर्विसेज को यूज करने का, वी हैव टू कॉल मेथड्स ऑफ दिस क्लास। जैसे मैथ क्लास है, जैसे मैंने बताया था math.sqrt, तो मैथ क्लास है, इसके अंदर sqrt नाम से एक मेथड बना होगा। तो जब भी आपको SQRT रूट निकालना है यू हैव टू कॉल SQRT मेथड। और SQRT मेथड किस क्लास का है? मैथ क्लास का है। मतलब मैथ क्लास के SQRT मेथड को जब भी यूज करना है तो अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे दो तरीका हमने इसीलिए कहा था कि इस क्लास में जब भी हमें यूज करना है तो वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। यहाँ पे क्या है, एक तरीका थोड़ा होता है, दूसरा होता है ये मेंबर्स स्टैटिक होंगे और स्टैटिक मेंबर्स को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर जब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं तो इसको कैसे हम लोग
नोटिफाई करते हैं तो क्लास नेम math.sqrt। तो जब math.sqrt लिख रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, यू आर कॉलिंग sqrt मेथड ऑफ क्लास math। और जब आप ऑब्जेक्ट डॉट से x मेथड इसके अंदर है, ऑब्जेक्ट डॉट x लिख रहे हो, यू आर कॉलिंग x मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लास। फिर से आप इसी क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो। कंपाइलर कैसे समझेगा कि आप स्टूडेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है स्टूडेंट क्लास का बनाया है। तो इस तरह से, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं एक तरह से इस क्लास के सारे फीचर्स को अवेल करते हैं, ये सारे फीचर्स को होल्ड करते हैं। इसीलिए इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टांस ऑफ द क्लास भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के प्रोसेस को इंस्टांसिएशन भी कहते हैं, कि यू आर इंस्टांसिएटिंग द। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे डेटा टाइप, ये आप जावा में पढ़ोगे आगे, तो दो तरह के डेटा टाइप तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जावा में डिफाइंड होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो आप बनाते हो। क्लास को भी हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं, तो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर वो है तभी क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखेंगे। क्लास हम लोग दो तरह से बनाते हैं जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। तो अभी तो जो प्रोग्राम्स आप लोग करोगे हर क्लास के अंदर मेन मेथड रखोगे, लेकिन जब आप कॉमर्शियल एप्लीकेशन डेवलप करो या आगे आप कुछ डेवलप करोगे तो एक ही प्रोग्राम के अंदर दो दो तीन तीन क्लास रखोगे, जिसमें से किसी एक क्लास में आप मेन मेथड रखोगे, बाकी क्लास में मेन मेथड नहीं रखोगे। तो जिस भी क्लास में मेन मेथड है उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। जिस क्लास में मेन मेथड नहीं है उस क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह से यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन हो गए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब जावा क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी मैं जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपका कोर्स है ब्लूजे। मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी उसके पहले की चीजें बता रहा हूं जो रिक्विजिट भी हैं, आपको चाहिए भी, जानना भी चाहिए। तो जावा पहले भी मैंने बताया कि जावा क्या है, इट इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होंगे वो ये होल्ड करता होगा। तो जितने फीचर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए वो सब ये होल्ड करता है। इसके अलावा जावा के कुछ अपने भी फीचर्स होते हैं। उसमें पहला फीचर जो कहा गया वो है, ये जस्ट आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है, सिंपल। और इसमें कह रहे हैं कि जावा इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज क्वाइट सिंपल। अब यहीं पे ये सब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं, जावा इज सिंपल, ठीक है। अरे भाई सिंपल का मतलब क्या होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा तो हमारे लिए मुश्किल है, आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सिंपल है। तो इसका मतलब ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हर, जैसे होता क्या है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हमें बेचना भी है, तो हम उसके फीचर्स में बताते हैं कि बड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो लोग उसको समझते हैं। अब ये अलग चीज़ है कि आपको समझ में आया तो आपके लिए सिंपल है, नहीं तो नहीं समझ। तो पहला एक फीचर हो गया कि जावा को हम लोग सिंपल लैंग्वेज कहते हैं। रोबस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉपर्टी प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है पोर्टेबल और दूसरा होता है रोबस्ट। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो पोर्टेबल वर्ड यूज होता है वो सबसे पहले पोर्टेबल वर्ड पॉपुलर हुआ था, आप लोग तो उस समय शायद नहीं जानते होगे, फेमिलियर नहीं होगे। पोर्टेबल वर्ड यूज हुआ था टेलीविजन के साथ। शुरू में जब टेलीविजन आया इंडिया में और कमर्शियल मार्केट में बिकना शुरू हुआ, बहुत कॉस्टली टेलीविज़न होता था उस समय। मतलब 85-86 के अराउंड अगर देखिए तो ब्लैक एंड वाइट टीवी उस समय 10,000 के अराउंड मिलती थी, 10,000 रुपये में। तो एक तो 10,000, 86 में 10,000 का मतलब आज की वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो लाख रुपए से ऊपर चला गया, ठीक है। तो उस समय महंगी टीवी मिलती थी, तो एक सस्ती रेंज भी आई, और सस्ती रेंज इस तरह से आई, 3,000-4,000 की आई वो। और उसमें दो चीज़ें हो, इस टीवी को चलाने का एक प्रोसेस होता था। टेलीविज़न में छत के ऊपर एक एंटीना लगता था और एंटीना से एक वायर आपके टीवी में लगता था और तब चलता था। इसका मतलब टीवी को आप एक फिक्स जगह पे ही रख के चला सकते थे, क्योंकि एंटीना वायर हर जगह तो घूम के जाएगा नहीं। ये पोर्टेबल टीवी जो आया, इसमें दो चीज़ें हो गई, ये पावर कंजम्पशन कम था तो ये बैटरी से भी चल सकता था, और दूसरा इसके अंदर एरियल लगा था, तो ये वाला एंटीना वायर अगर ना हो तो भी ये चल जाता था।
तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि इस टीवी को आप सपोज करो क्रिकेट मैच आ रहा है, 4 दोस्त आ गए देखने के लिए, सबके घर में टीवी नहीं था, तो अब ये टीवी आप बेडरूम में रखे थे तो वहां न ले जाना चाहते हैं सबको, तो टीवी आपने उठाया ड्राइंग रूम में ले आए, बैटरी से लगाया या पावर प्लग है उससे लगा दिया और एरियल खींच दिया, टीवी चलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता था। इसी को क्या कहा गया? पोर्टेबल टीवी कहा गया। अब प्रोग्राम के केस में पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? तो पोर्टेबल हम ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जो किसी भी मशीन पे आसानी से रन कर जाए। ऐसे प्रोग्राम जो मशीन इंडिपेंडेंट हैं उनको हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामर जब आप लिखते हो और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हो तो प्रोग्राम लिखते समय आपको ये नहीं मालूम होता है कि जो उसका यूजर होगा वो किस तरह का होगा, किस लेवल के नॉलेज वाला होगा। तो डेफिनेटली जो वो इनपुट प्रोवाइड करेगा जो आप चाहते थे, कोई जरूरी नहीं उसी तरह से प्रोवाइड करे, वो गलत इनपुट भी प्रोवाइड करेगा। इन दैट केस आपका प्रोग्राम बार बार हैंग करने के चांसेस रहते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि अगर आपने प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि आपका प्रोग्राम एब्सर्ड इनपुट पे भी हैंग नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर ग्रेसफुल मैसेज के साथ आगे कंटिन्यू कर जा रहा है, तो आप कहते हो कि आपका प्रोग्राम रोबस्ट है। तो जावा को रोबस्ट बनाने के लिए उसमें जो कंसेप्ट डाला गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, 10th में आप पढ़ोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट डाला गया जिससे अगर हम कोई एक्सेप्शनल इनपुट भी डालते हैं तो प्रोग्राम हमारा एक ग्रेसफुल मैसेज के साथ आगे प्रोसीड कर जाएगा, बिल्कुल सारा सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? रोबस्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट फीचर है सिक्योर। Java program allows run in Java runtime environment with almost null interaction with system operating system। Java प्रोग्राम के रन करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़े हो, और कई बार क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल कंपाइलर यूज होता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल इंटरप्रेटर यूज होता है। जावा का जो रन टाइम बिहेवियर होता है उसमें हम दोनों यूज करते हैं। पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नॉर्मल जो कहा जाता है प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट कोड देता है। यहाँ पे जो हमको मिलता है वो क्या कहते हैं हम लोग? बाइट कोड। तो जावा के प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद जो हमको मिलता है वो क्या होता है? बाइट कोड होता है। और इस बाइट कोड को फिर इंटरप्रेटर, जिसको हम लोग JVM भी कहते हैं, इंटरप्रेटर इसको रन करता है। तो जब हमारा जावा का प्रोग्राम रन करता है उस समय एक वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और उसके साथ रन करता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो जावा के प्रोग्राम्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के बाद वो जो कुछ मिलता है वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, वो क्या होता है? बाइट कोड होता है। और ये बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी तरह की मशीन पे जावा, जहां पे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है उस पे ये रन कर जाएगा। तो मशीन के मेक आर्किटेक्चर से इसका कोई मतलब नहीं होता है। और यही चीज़ पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पोर्टेबल, कि एक बार प्रोग्राम आपका डेवलप हो जाए तो किसी भी मशीन पे आसानी से रन कर जाए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि जब आप एक बार प्रोग्राम डेवलप कर देते हो तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर। ये जहाँ पे भी आपका जावा रन टाइम सिस्टम होगा उस पर वो आसानी से रन कर जाता है। तो इसलिए हम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से भी आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी कहा जाता है। और इसमें क्या कह रहे हैं आपकी? कंपाइलर जनरेट द बाइट कोड विच है नथिंग टू डू विथ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो अभी पहले कहा गया कि जो बाइट कोड आपको मिलता है वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल हो जाता है, वो एक वर्चुअल मशीन पर रन करता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो ये आपके कुछ फीचर्स हुए जो जावा के फीचर थे, ठीक है। और आपको इस लेक्चर में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उनके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट क्या हैं, और जावा एग्जैक्टली क्या है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जावा क्या है तो वो आसानी से आप उसको बता सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ब्लूजे के बारे में बताऊंगा। कई लोगों के मेरे पास मैसेज और फ़ोन आ रहे थे आपके 10th के बच्चों का, 9th के, कि जावा कब शुरू होगा। तो अब शुरू हो गया है, आप इसको देखें और साथ में और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताते रह सकते हैं कि शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ पहुँच दीजिए। ओके, थैंक यू।